गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे लोग। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2020 का जो सेट कर रहे थे, हम लोग सेट 3 कर रहे थे। तो उसमें से जो बचा हुआ था ना, उसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं ना। लेकिन कहा जाता है कि लाख दलदल हो पर पाँव जमाए रखिए। लाख दलदल हो पर पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली हो पर हाथ उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। बस हौसला बुलंद होना चाहिए बच्चा लोग। जब आपका हौसला बुलंद रहेगा, आप कामयाबी को छूओगे, हर कामयाबी को पार कर ले जाओगे। ठीक है, तो हम लोग सवाल पे पहुंचे थे। एक सवाल इसका हो गया था जो हम लोग खंड 6 पे थे। खंड 6 का आपका दूसरा सवाल मतलब ख नंबर का सवाल करना है। कह रहा कि समान ऊंचाई के दो स्तंभ 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित है। बेटा ध्यान देना, बहुत ही आराम से ध्यान देना, दिक्कत नहीं होने पाएगा जब तक हम आपके साथ हैं। ये पूरी आपकी सड़क है, यहां से यहां तक। बेटा ध्यान देना, ये 100 मीटर की चौड़ी है। मान लीजिए सड़क है, ठीक है, ये कितना है, 100 मीटर चौड़ा है। सॉरी दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, चमक रहा है यहाँ पे, हम ऊपर लिख दे रहे हैं ना। यहां से सॉरी, यहां भी नहीं लिख रहा है। समझ लो ये आपकी जो सड़क है ना बाबू, टोटल 100 मीटर है। सड़क कितना है, यहां से लिख दे रहा हूं ना। ये सड़क यहां से यहां तक, मान लीजिए जो ए है और बी है, ये आपका क्या है, 100 मीटर है। और ये दोनों साइड ये क्या है, खंबे लगे हुए हैं और समान ऊंचाई के हम मान लेते हैं कि यह ऊंचाई के हैं। समान ऊंचाई की बात कर रहा बेटा, जो भी आप मानोगे समान मानोगे। ठीक है, घबराने की तो कोई बात ही नहीं है। अब कह रहे हैं इसके किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर मान लेते हैं ये आपका कोई सी पॉइंट हमने ले लिया। इस बिंदु पर इसका उन्नयन कोण 60 अंश है और क्या है, 30 अंश। किसी को 60 किसी को 30 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 60 अंश और 30 अंश है। तो आपको बताना है खंबे की। कह रहा है कि प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और स्तंभ की बीच की स्थिति बताइए। तो स्तंभों के बीच की स्थिति 100 मीटर है, आपको पता है। ये बीच के बीच की स्थिति कितना है, 100 मीटर है। हम मान लेते हैं बाबू, मेरे ध्यान से समझना, हम मान लेते हैं कि अगर ए से सी तक x मीटर है, कितना है, x मीटर है। ए से सी तक कितना है बाबू मेरे, x मीटर है। कितना है, x मीटर है। तो ये समझ लेना कि अगर ये x मीटर है तो ये कितना होगा, c से लेकर b तक। आप ध्यान देना बाबू, c से लेकर b तक जो होगा वो 100 माइनस x होगा। कितना होगा बाबू मेरे, 100 माइनस x होगा। कितना होगा, 100 माइनस x होगा। ठीक है बच्चा लोग। क्यों, अगर आपसे बोले कि भैया मेरे मान लेते हैं कि ये 50 मीटर है, कितना है, 50 मीटर है, और मैं बोलूं कि ए से सी तक 35 मीटर है, तो आप बताओ सी से बी तक कितना है, तो आप बताओगे 15 मीटर है। आपने क्या किया, 50 से 35 को घटा दिया, आ गया ना। उसी प्रकार से हमने इसको x मान लिया है। तो आप ये बता दो, पूरा 100 है तो 100 से x को घटा दोगे तो ये आ जाएगा। जैसे पूरा 50 था तो 50 से 35 को घटा दिए तो 15 आ गया। ये माने ना किस में दिया है। तो अगर हम इसको x मानेंगे बेटा तो ये 100 माइनस x हो जाएगा। अब देखो हम क्या मान लेते हैं, इसको p मान लेते हैं, इसको q मान लेते हैं। ठीक है, तो APC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, फिर क्या लगा देते हैं, BQC में लगा देते हैं, फिर तुलना करवा लेते हैं। तो दिया है, माना स्तंभ, माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर, कितना, h मीटर मान लेते हैं। ठीक है, तथा ए व सी के बीच दूरी x मीटर है। कितना है बाबू, x मीटर है। सी और बी के बीच की जो दूरी है वो कितना है, x मीटर है। तो हम कह सकते हैं, हम कहेंगे त्रिभुज ए सी पी, और देखो त्रिभुज ए सी पी में
थीटा बराबर कितना है 60 अंश है। तो भैया तब tan थीटा, बेटा tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार होता है। लंब कितना h है, तो आप इसको h लिखोगे, ये x हो गया। थीटा की वैल्यू 60 है तो ये जाएगा tan 60 इज इक्वल टू h अपान x हो जाएगा। तो 60 की वैल्यू होती है √3 h अपान x। तो यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू निकालें या h की वैल्यू निकालते हैं तो h बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा √3 x मीटर हो जाएगा। समीकरण 1 हो जाएगा ना बाबू। अब देखो हम कहते हैं अगले त्रिभुज में हम कहेंगे त्रिभुज BQC में थीटा बराबर 30 डिग्री है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा मेरे, tan थीटा की जगह पे 30 है, लंब की जगह पे h है और इसके बाद 100 माइनस x है। देखो स्तंभ जो था इसकी ऊंचाई जो थी वो क्या था, बराबर था। तो h और h हमने क्या कर लिया था बाबू, बराबर मान लिया था ना, तो घबराओ मत। अब देखो यहां से tan 30 की वैल्यू होता है 1 अपान √3 h अपान 100 माइनस x। इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा 100 इक्वल टू 100 माइनस x बराबर h√3। बेटा ध्यान देना बहुत ध्यान से, 100 माइनस x h की जगह पे लिख सकते हो √3x और गुणे x हो गया, x कह रहा हूं गुणे 3 है, √3 है। समीकरण 1 से, किस समीकरण से हुआ है, 1 से हुआ है। तो 100 माइनस x बराबर √3 3x। तो भैया 3x से x उधर जाएगा 4x हो जाएगा और 4x बराबर कितना हो गया 100। तो 4 से काटोगे 25, तो x बराबर आपका हो जाएगा कितना 25 मीटर हो जाएगा, जो कि दिख नहीं रहा है, हम आगे लिख दे रहा हूं कितना मीटर, 25 मीटर हो जाएगा। x की वैल्यू 25 मीटर आ गया, मतलब a व c के बीच की दूरी 25 मीटर आ गई। हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा बेटा, h इक्वल टू हो जाएगा √3 x की यहाँ पर 25, तो इसको लिख सकते हो 25 अंडर यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये √3 मीटर। मतलब स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी 25 √3 होगी। बाबू घबराना मत, देख लो 25 √3, थोड़ी सी परछाइयां आ रही है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये आपकी कितना हो गई 25 मीटर हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे खड़ा और देख लो, अब दिख रहा होगा, टेंशन मत लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आपको अगर इसकी वैल्यू निकालना होगा तो 100 माइनस क्या कर देना 25 कर देना, और 100 से 25 क्योंकि इसकी वैल्यू 25 है आएगा तो इसकी वैल्यू 75 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा लोग, ओके। फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो जैसा कि अगला सवाल कह रहा है बच्चा लोग, तो अगला सवाल आपसे कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, देख लो ऐसे है, ऐसे 10 सेंटीमीटर ऊंचाई है। इसकी जो ऊंचाई है टोटल वो कितनी है बाबू, h बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, और त्रिज्या कितनी दिया है सिर्फ 6 सेंटीमीटर ही दिया है। कह रहा है कि त्रिज्या वाले एक लंब वृत्तीय शंकु, मतलब ये ठोस है, इसको एक लंब वृत्तीय शंकु के में काट दिया जाता है और इसी को काटा जाता है, इसी ऊंचाई से काटा जाता है। मतलब मान लेते हैं ये, अच्छा ये देखो काटा गया है, इसका मतलब ये ठोस है, खोखला नहीं है। उसी ऊंचाई का जो इसकी ऊंचाई थी, मतलब h और h की वैल्यू कितना है 10 है, वो दिया गया है। मतलब जो बेलन की ऊंचाई है और जो शंकु की ऊंचाई है बराबर रहेगा। अब शेष बचे पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चा ध्यान देना, ये ऊपर का जो पार्ट है ना वो ठोस था और ठोस है, ये नीचे इधर से काटा गया है, तो ये जो है इधर जो लकड़ी मतलब लकड़ी था नीचे से वो काट दिया गया है। तो ध्यान रखना, हम दिया है बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई h बराबर
10 सेंटीमीटर। तो शंकु की आर और आर बराबर दिया है, दोनों का वही है 6 सेंटीमीटर। बेटा ध्यान देना, हम निकाल लेते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, अब आपको पता है तिर्यक ऊंचाई एल होता है, एल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, यही होता है ना। आपको पता है एल एच की वैल्यू है 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, आर 6 का स्क्वायर 36, तो यल बराबर 134 हो जाएगा। और इसको लिख सकते हो 4√34 सेंटीमीटर लिख सकते हो, ठीक। अब देखो एल आ गया, हम निकाल लेते हैं शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष बचे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान देना बेटा, ये पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, देखो ध्यान देना ये इधर से कट चुका है, ये वृत्त के आकार का नीचे भी था, ऊपर में वृत्त के आकार का ही है, तो ऊपर अगर ठोस था तो बंद ही है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस ये शंकु अंदर अंदर इसका भी क्या हो जाएगा पृष्ठ बन जाएगा ना, तो ये हो जाएगा प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका होता है 2 पाई आर एच, इसका होता है पाई आर स्क्वायर, इसका होता है पाई आर एल होता है। अब देखो पाई आर पाई आर पाई आर कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन हो गया, बचा एच प्लस आर प्लस एल, यही तो बचा। वैल्यू पुट कर दो सबकी, तो जब वैल्यू पुट करोगे तो पाई, और सॉरी यहाँ पे 2h बचेगा, 2h बचेगा, तो पाई की हो गया, आर की वैल्यू 6, 2h की वैल्यू 10, आर की वैल्यू 6 और इसकी वैल्यू 4√34। देखो 10 दूनी 20 6 26 पाई, ये हो जाएगा 6 पाई और ये 20 6 26 प्लस 4√34। अब देखो अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉमन 2 है, क्या कॉमन है? 2 कॉमन मिल रहा है हमको, और सॉरी एक जगह पे हम लोग गलती कर दिए हैं, ये जो होगा 4 रूट नहीं होगा 2 रूट होगा। यहाँ क्या होगा बाबू मेरे 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा और यहाँ भी क्या होगा 2 होगा। और जब हम लोग क्या करेंगे 2 को कॉमन कर लेंगे, सॉरी गलती हो गई, 2 को कॉमन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा 6 दूनी 12 पाई और यहाँ पे बचेगा 13 और यहाँ पे बचेगा √34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। इतना आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, 2√34 होगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर 134 है इसको 2 गुणे 2 गुणे 34 लिख सकते हो, तो 2 का 2 पे 1 2 बाहर आता है, इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया। अब हम लोग चलते हैं क्या आगे, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है, जब तक हम हैं तब तक आपके साथ हैं। बट क्या है कि आप लोग अगर अच्छा लगे तब भी कमेंट किया करो, नहीं अच्छा लगे तब भी कमेंट किया करो। देखो बच्चा, अगर कोई दिक्कत हो कि सर यहाँ पे दिक्कत है तो आप मुझे सजेशन दे सकते हो, सर ऐसा पढ़ाओ और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो जो बच्चे सजेशन देते हैं ना बड़ा अच्छा लगता है, जैसे एक संतोष कुमार, अगर उसको भी कोई दिक्कत होती है तो वो कमेंट के माध्यम से बताते भी हैं कि सर आगे वीडियो बनाइए, ठीक है। तो जो भी दिक्कत हो आप बताया कीजिए, ओके। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देते हैं। तो बच्चा लोग देखो अगला सवाल क्या दिया है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए अधिक प्रकार की विधि संचयी बारंबारता वक्र खींचिए। अधिक प्रकार का खींचना है, तो अधिक प्रकार का जो हम लोग संचयी बारंबारता निकालते हैं ना, नीचे से निकालते हुए चलते हैं, ध्यान देना, उसका उलट देते हैं। तो जैसे ये 28 हो गया, 28 और 34 जोड़ोगे कितना हो जाएगा बच्चा लोग, तो ये हो जाएगा, ये तो आपका 28 हो गया ना, ये हो जाएगा 8 4 12 के 2 और 2 3 5 और 5 1
8 4 12 और 3 2 5 1 6, कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखो 62 हो गया। अब देखो यहाँ से 62 में कितना जोड़ोगे, 42 जोड़ोगे, तो 2 2 4 और 6 4 10, ठीक है 104 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 104। अरे 2 2 4 हो गया और 6 4 10 हो गया, 104 हो गया आपका। इसके बाद 104 में 26 जोड़ोगे, 6 4 10 के 0 हो जाएगा आपका। और इसके बाद बचा 2 और 2 और 0 1 हो गया। और इसके बाद क्या बचा 6 4 10 के 0 और यहाँ पे 2 1 3 हो गया। और बचा कितना 1 130 हो गया। 130 और 20 ये आपका हो जाएगा 150 और 167। कितना हो गया बाबू मेरे 167 हो गया। ठीक, अब हम लोग बात करते आगे इसके संचयी बार में। इसका तोरण किसके अधिक प्रकार के लिए अगर खींचते हैं तो देखो ऐसे खींचा जाता है, ऐसे, तो ये आपका 0 हो गया। अब देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे होता है अधिक प्रकार के लिए लिया जाता है 0 से अधिक, 5 से अधिक, 10 से अधिक, यही तो अधिक है। तो ये इस पे आप CF लिखना है मुझे, मतलब संचयी बारंबारता, और इस पे आपको वर्ग अंतर। तो 0 है, 0 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20 और 20 के बाद 25 दिया है। इधर चले जाते हैं, क्या दिया है, कहाँ तक है 167 तक है। कहाँ तक है 167 तक है। तो भैया आप आ जाओ, ये आपका हो गया मान लो 20, 20 के बाद 40, 40 के बाद 60, 60 के बाद 80, 80 के बाद 100, 100 के बाद 120, 120 के बाद हो जाएगा 140, 140 के बाद 160, 160 के बाद 180। ध्यान देना बाबू मेरे, हमने इसलिए ऐसा लिख दिया है 20-20 का गैप, आप 10-10 का गैप, जिसका मन का है उसका गैप कर लेना, लेकिन बराबर करना जो भी करना। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 0 कामा 167 को देखना। 0 यहाँ पे है, 167 कहाँ पे होगा, 160 और 180 के लगभग यहाँ पे होगा। कहाँ पे होगा, लगभग यहाँ पे होगा। ये आपका बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा 0 कामा सॉरी 167 कामा 0, 167 कामा 0 बन जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एक्स अक्ष वाले को क्या करते हैं पहले लिखते हैं, सॉरी एक्स अक्ष वाले को पहले लिखा जाता है और वाई अक्ष वाले को बाद में लिखा जाएगा। तो 0 कामा 168 हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, तो दूसरा कितना है 5 है और ये 150 है। तो 150, 140 और 160 के एकदम बीच में होगा। और इधर देखते हैं तो ये 5 हो जाता है, तो 5 इधर देख लेना, 5 लगभग यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इसके बाद अगर अगला हम लोग देखते हैं, अगला है आपका 10 कामा 130। तो 10 तो ये है और 130 लगभग यहाँ पे होगा इसके बीच में, तो यहाँ पे हो जाएगा। ये 5 कामा 150 है और ये 10 कामा 130 है। और इसके बाद आपका हो जाएगा 15 कामा 104, 15 कामा 104 हो जाएगा। तो 15 आपका यहाँ है और 104 देखा जाएगा तो यही कहीं होगा। तो ये आपका हो जाएगा 15 कामा 104 लगभग में होगा। भैया मेरे पास पटरी की व्यवस्था तो है नहीं, लेकिन ध्यान देना 15 कामा 104 हो जाएगा। इसके बाद देखा जाएगा 20, 20 कामा 62। तो 62 यहाँ कहीं होगा एकदम 60 के, तो ये हो जाएगा आपका लगभग 20 कामा और थोड़ा ऊपर जाएगा 20 कामा 62 हो जाएगा। बचा कितना 25 कामा 28, 25 यहाँ पे है, 28 लगभग आपका यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ आएगा। ये हो जाएगा आपका 25 कामा 28 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको पटरी से ना मिला करके हाथ से मिलाओगे, और या पटरी से मिलाओगे तो एक साथ में सब पे नहीं, दो दो को एक साथ मिलाओगे। आप दो दो को क्या करोगे, एक साथ ही मिलाओगे। तो इस तरीके से आपका ये क्या बन जाएगा, इस तरीके से आपका ये तोरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, तोरण हो जाएगा। इसका यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी खंड आपका क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा बहुत मुश्किल है आना, ठीक। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है खंड 7, सभी खंड कीजिए।
में पहला क्वेश्चन दिया है, ध्यान देना, मिटा रहा हूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो देखो जो पहला क्वेश्चन दिया, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, मतलब दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, दिया है कि दोनों मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो अगर बच्चा दोनों मूल समान होते हैं, कभी भी ध्यान देना, तो वहां पे जो d इक्वल टू होता है, क्या होता है, जो आपका विविधकर होता है वो क्या होता है, 0 होता है। कब? जब दोनों मूल समान हो, क्या हो, समान हो। तो देख लेते हैं, यहां से d होता है b² माइनस 4ac, तो b की वैल्यू इसे मानते हैं जो बीच में है, तो ये हो जाएगा k² माइनस 4 गुणे a का मतलब ये 2 है, c का मतलब 3 है, बराबर 0। तो k² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 3 24 बराबर 0। तो k बराबर हो जाएगा 24, उधर जाएगा और स्क्वायर उधर जाएगा, रूट में 24 उधर गया प्लस में, तो k बराबर हो जाएगा। भैया अगर आपको नहीं आता ऐसे कर लेना, 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी 4, ठीक है, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, ठीक। तो 2 2 पे 1 2 बाहर निकल जाएगा और 6 बचेगा अंदर, मतलब प्लस माइनस 2 रूट 6, इसको लिख सकते हो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, k का वैल्यू हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2 रूट 6 हो जाएगा, ठीक है। घबराने की दिक्कत नहीं है। क्या होगा जब आपका विविधकर का हो 0, मतलब अगर दोनों मूल समान है तो विविधकर 0 होगा, ठीक है। हाँ, अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बेटा ध्यान देना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। देखो ये पहले का था, का ये पहला लगाए थे और फिर अब आ गए हैं दूसरे पे, का के ही। द्विघात समीकरण दिया है आपको 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 दिया है, कह रहा है इसको हल कर दो। कितना आसान है, तो हल कर लेते हैं ना बच्चा। तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 5 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने पर -5x आवे और गुणा करने पर 6 आ जाए, तो क्या हो जाएगा भैया, ऐसा कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, तो देख लेते हैं। तो हमने कहा अगर 2x² हो गया और अगर क्या कर ले -6x कर ले, तो धोखा हो जाएगा। एक मिनट भैया, तो तोड़ दिया जाए तो क्या तोड़ेंगे आप, 3 दूनी 6 3 2 5 में तोड़ दो तो -3x और -2x प्लस 3 बराबर 0। अच्छा यहाँ पे कुछ कॉमन है, तो देखो अगर एक चीज हम क्या कर लेते, इसको x कॉमन ले लो सिर्फ यहाँ से, तो x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे x² है ना, तो बचेगा सिर्फ 2x और क्या बचेगा यहाँ पे -3 बचेगा, और यहाँ कुछ नहीं कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है, तो बचेगा क्या, यहाँ से आगे पीछे करते तो और आसान बन जाता, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो एक कोष्टक में 2x माइनस 3 और दूसरे में x माइनस 1 बराबर 0। तो आपको पता है कि यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 हो तो x बराबर 3 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा और 2 बट्टे में हो जाएगा। यदि x माइनस 1 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आप लोग इसको 9th में ही पढ़े होंगे, तो ये बहुत सरल है, तो इसमें घबराने की कोई दिक्कत है नहीं है आप लोगों को। वैसे आप लोग समझदार हो, कोई दिक्कतें नहीं होगी आप लोगों को। क्यों भाई, दिक्कत तो उनको होती है जो बकलोल होते हैं, आप लोग तो समझदार हो। अब हम लोग चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। इसका अथवा वाला क्वेश्चन दिया है, ध्यान देना। अब देखो इसी का 7वें का जो अथवा दिया है वो क्या दिया है, तो अथवा जो दिया है ध्यान देते हैं बच्चा लोग, इसमें दिया है, देखो दिया है 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 दिया गया है, तथा
6/x-1 माइनस y/y-2 बराबर दिया गया है 1 दिया गया है। ठीक है, हमको इसको क्या करना है, हल करना है। और वो भी कह रहा है कि रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलना है। तो मान लेते हैं बच्चा, ध्यान देना, माना 1/x-1 बराबर p और 1/y-2 बराबर मान लेते हैं हम लोग q। क्या मान लेते हैं, q मान लेते हैं। तो देखते हैं, ये आपका बन जाएगा 5p प्लस q बराबर 2 इज समीकरण 1। भाई 5 हो जाएगा इसकी जगह पे, मतलब p हो जाएगा, और 5 तो ही है, और ये 1/y-2 है, तो 1/y-2 की जगह पे q, उधर 2 बचा ही है। ये देखते हैं, ये हो जाएगा 6p माइनस सिर्फ y/1/y-2 का मतलब यहाँ पे, सॉरी y नहीं है, यहाँ पे क्या है बेटा, ध्यान देना, गलती हो गई, 3 है। क्या है, 3 है। ओके, तो अगर वहां पे 3 है तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान देते हैं, तो ये हो जाएगा -3q बराबर आपका हो जाएगा 1 इज समीकरण 2। अब यहाँ पे आप चाहे जो विधि लगा सकते हो। अगर आप क्या कर सकते हो, हम क्या करते हैं, हम ये चीज कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग q की वैल्यू ने, हम कहते हैं समीकरण 1 को q के सापेक्ष प्रतिस्थापित करने पर कोई विधि लगा सकते हो आप लोग, प्रतिस्थापित विधि, विचलन विधि, सॉरी मतलब कह सकता हूँ प्रतिस्थापन विधि होता है ना, तो प्रतिस्थापन विधि लगा दो, विलोपन विधि लगा दो, जो भी विधि लगाना हो आप वो विधि लगा दो, के सापेक्ष प्रतिस्थापित करने या बज्रगुणनखंड विधि स्थापित करने पर। तो देखो, जैसे स्थापित करोगे q इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 उधर आई है, -5p हो जाएगा समीकरण 3। अब मान रख दो समीकरण 2 में, q का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं। और जैसे ही रखोगे बाबू ना, तो क्या मिल जाएगा कि 6p माइनस 3 और q की जगह पे 2 माइनस 5p बराबर 1। तो ये हो जाएगा 6p माइनस 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 15p बराबर 1। तो 15 6 21p बराबर 6 उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा 7, तो 3 7 21, तो हो जाएगा p बराबर 1/3। p की वैल्यू कितना आ गई, 1/3। अब p का मान समीकरण 3 में रखने पर और जैसे ही रखते हैं तो q बराबर 2 माइनस 5 गुणे 1/3, मतलब q बराबर 3 दूनी 6, 6 में से 5 गए 1/6 हो जाएगा। 3 दूनी 6 और ये 5 एक कम 5 होगा, जोड़ने तो आता ही है। देखो बेटा, रफली कार 2 माइनस 5/3, 3 दूनी 6, 6 में से 5 गए 1/6 हो गया। कितना हो गया आपका, 1/6। तो p और q की वैल्यू आ गई। अब हमको किसकी वैल्यू बताना है, किसकी वैल्यू बताना है, x और y की वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो जब तुलना करवाओगे, चूंकि 1/x-1 बराबर होता है p, तो p की वैल्यू कितनी है, 1/3 है। तो x-1 बराबर 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं 1/y-2 बराबर q, तो 1/y-2 बराबर दिया 1/6 निकला है, तो y-2 इज इक्वल टू 6। तो y बराबर, कहीं तो धोखा, तो y बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान देना, सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गई है बाबू ना, 3 दूनी 6, यहाँ पे क्या होगा, 6 में से 5 ये 1/3 होगा, यहाँ पे q की वैल्यू 1/3 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, गलती हो गई। अब क्या करते हैं, y बराबर -2, तो हो जाएगा 3 2
5, तो x बराबर 4 और y बराबर 5। देखो इंसान ही भैया गलती हो जाती है, बट टेंशन मत लेना, मैं सुधार करके ही बताऊंगा आपको। देखो यहाँ पे जब हमने घटाया तो 3 दूनी 6 में से 5 गए 1 और बटे में 3 है तो 3 ही तो लिखा जाएगा ना। हाँ, तो ये हो गया इसका अथवा वाला पार्ट भी हो गया। अब इसके आते हैं अगले खंड पे। तो वैसे तो वीडियो बहुत लंबी हो गई, 30 मिनट का हो गया, तो देखते हैं अगले वीडियो में आते हैं, जो इसका खंड बचा उसको करके फिर अगला सेट पढ़ाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे, धन्यवाद।